हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग RCEP क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के बारे में देखेंगे। RCEP एक व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक समझौता है। इस समझौते की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2012 से की गई, जिसका उद्देश्य आसियान और उसके मुक्त व्यापार समझौते के भागीदार सदस्यों के बीच व्यापार नियम को उदार एवं सरल बनाना है। इसमें जो सदस्य हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं समान आर्थिक विकास, अग्रिम आर्थिक सहयोग और क्षेत्र के व्यापक एकीकरण को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य वस्तु एवं सेवा व्यापार, निवेश, आर्थिक तथा तकनीक सहयोग, बौद्धिक संपदा और विवाद समाधान हेतु कार्य करना है। वर्ष 2017 में इसके 16 हस्ताक्षरकर्ता पक्षों इसके भारत भी शामिल थे। 3.4 बिलियन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया, जो विश्व की लगभग आधी जनसंख्या के बराबर है। वहीं कुल सकल घरेलू उत्पाद GDP 21.4 ट्रिलियन डॉलर था, जो विश्व की GDP का 39% है। पूर्वी एशिया क्षेत्र देशों ने मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से एक दूसरे के साथ व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत किया। आसियान राष्ट्रों का निम्नलिखित 6 भागीदार देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता है: पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कोरिया गणराज्य, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सभी पक्षों के मध्य व्यापक एवं मजबूत संबंध स्थापित करने तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास में सभी सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने हेतु 16 सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी की स्थापना की। RCEP आसियान एवं इसके 6 FTA देशों के मिलकर बना है। इसका उद्देश्य आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है, व्यापार एवं निवेश से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा तथा साथ ही सभी पक्षों के मध्य विकास के अंतराल को कम करना। RCEP वार्ता 10 आसियान सदस्य राष्ट्रों एवं 6 आसियान FTA भागीदारों के मध्य नवंबर 2012 में 21वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं अन्य संबंधित सम्मेलनों के दौरान कंबोडिया के फोनोम पेन्ह में शुरू की गई थी। आसियान सदस्य राष्ट्रों एवं आसियाना के FTA भागीदारी के मध्य एक आधुनिक, व्यापक, उच्च गुणवत्तापूर्ण तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक साझेदारी समझौता करना। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, जिसको SAFTA बोला जाता है, भारत एशियाना व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CEC, भारत कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, भारत और जापान। भारत नवंबर 2019 में आसियाना +3 शिखर सम्मेलन के दौरान RCEP से बाहर हो गया था, जिससे निम्नलिखित कारण। मुक्त व्यापार समझौते के बाद आसियान, कोरिया तथा जापान के साथ भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि हुई। हालांकि भारत से निर्यात की तुलना में आयात तेजी से बढ़ गया। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार RCEP के अधिकांश सदस्य देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार घाटे में रहा। भारत पहले ही चीन को छोड़कर RCEP के सदस्यों के साथ FTA पर हस्ताक्षर कर चुका है। व्यापार के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन के साथ भारत का घाटा, जिसके साथ उसका व्यापार समझौता नहीं, RCEP के शेष घटकों की तुलना में अधिक है। यह व्यापार घाटा भारत के लिए प्राथमिक चिंता का विषय है, क्योंकि RCEP पर हस्ताक्षर करने के बाद चीन से सस्ते उत्पादों की भारतीय बाजार में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा भू राजनीतिक दृष्टिकोण से RCEP का उद्देश्य एशिया में चीन के प्रभाव का विस्तार करना। ऑटो ट्रिगर तंत्र की गैर स्वीकृति की बात करें तो आयात में आसन वृद्धि से निपटने के लिए भारत द्वारा एक ऑटो ट्रिगर तंत्र की मांग की जा रही है। ऑटो ट्रिगर तंत्र भारत को ऐसे मामलों में उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की अनुमति देता है जहां आयात एवं निश्चित सीमा को पार कर जाता है। हालांकि RCEP में शामिल अन्य देश इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। भारत द्वारा कथित तौर पर डेयरी, स्टील आदि जैसे कई उत्पादों पर शुल्क कम करने और समाप्त करने पर भी आशंका व्यक्त की। उदाहरण के लिए डेयरी उद्योग को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में डेयरी उत्पादकों के लिए भारत में औसतन बाध्य शुल्क 35% है। RCEP देशों को अगले 15 वर्षों के भीतर टैरिफ के मौजूदा स्तर को शून्य करने के लिए बाध्य करना। भारत मूल देशों के नियमों में संभावित उल्लंघन के बारे में चिंतित था। मूल के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड
कथित तौर पर सौदे में मौजूदा प्रावधान देशों को अन्य देशों के माध्यम से उन उत्पादों को हस्तांतरित करने से नहीं रोकते जिन पर भारत उच्च टैरिफ बनाए रखेगा। टैरिफ का आधार वर्ष RCEP के परिणाम स्वरूप सभी सदस्य देशों के टैरिफ में कमी आएगी। चूंकि वार्ता वर्ष 2013 में शुरू हुई थी, समझौते में प्रस्तावित है कि आयात पर शुल्क को कम करने के लिए 2013 आधार वर्ष होगा। हालांकि भारत आयात शुल्क पर शुल्क को कम करने का आधार बदलकर वर्ष 2019 करना चाहता है। भारत ने वर्ष 2014 से कई उत्पादों के सीमा शुल्क में वृद्धि की है। भारत ने वस्त्र, ऑटो उपकरणों एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे क्षेत्रों के टैरिफ में औसतन 13% से 17% तक की वृद्धि की। आयात में अचानक उछाल आने पर ऑटो ट्रिगर तंत्र का उपयोग किया जाता है। यह निर्णय लेने की अनुमति देगा कि कोई देश किन उत्पादों पर समान रियायतें नहीं देना चाहिए। भारत रेचेट ऑब्लिगेशन से मुक्त होना भी चाहता है। रेचेट ऑब्लिगेशन का अर्थ है यदि कोई देश किसी अन्य देश के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करता है एवं टैरिफ हटाता है या कम करता है तो वो इस फैसले से वापस नहीं हट सकता और ना ही आर्थिक प्रतिबंधात्मक उपाय अपना सकता है। RCEP के हिस्से के रूप में भारत चाहता है कि सभी देशों को डेटा की सुरक्षा का अधिकार मिले। सभी देश अन्य देशों की सूचना के हस्तांतरण पर रोक सके। भारत ने मांग की है कि आसियान देशों को अपने सेवा क्षेत्र को खोलना चाहिए ताकि भारतीय पेशेवर उनके बाजार में आसानी से प्रवेश कर सकें। हालांकि आसियान देश इस क्षेत्र के बारे में बहुत संवेदनशील है तो उन्होंने एक दूसरे के सामने ही उदारीकरण की पेशकश नहीं की। भारत चाहता है कि उन सदस्य देशों जिन पर शुल्क कम हो अथवा लागत ही ना हो के माध्यम से चीन की वस्तुएं देश में आने से रोकें। मूल देश के सख्त नियम। चीनी वस्त्र दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता एवं शुल्क मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश के जरिए भारत में आ रहे हैं। प्रस्तावित क्षेत्रों में से निम्नलिखित क्षेत्र समझौते की रुकावट डालते हैं। भारतीय घरों में दूध एवं डेयरी आश्रित अन्य उत्पादों की खपत को देखते हुए डेयरी भारत के लिए महत्वपूर्ण। न्यूजीलैंड डेयरी उत्पादकों का एक निर्यातक है तथा दूध, पाउडर एवं वसायुक्त उत्पाद बेचने के लिए इसकी नज़र भारत पर होगी। भारत दूध एवं दुग्ध उत्पादों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और अभी तक इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहा है तथा कभी कभी अतिरिक्त उत्पाद करता है। न्यूजीलैंड का प्रवेश इस प्रदेश में प्रदर्शन ला सकता है। वर्ष 2018 में न्यूजीलैंड के दूध पाउडर उत्पादन का 93.4%, मक्खन उत्पादन का 94.5% एवं पनीर उत्पादन का 83.6% निर्यात कर रहा है। भारत दुग्ध उत्पादों के निर्यात की दृष्टि में ऐसी स्थिति में नहीं है। बाहरी आयात से ग्रामीण क्षेत्रों में 50 मिलियन लोग रोजगार विहीन हो सकते हैं। इससे आयात की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाएगी। RCEP के कारण चीन से ऑटोमोबाइल उपकरणों की बैकडोर एंट्री हो सकती है। चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और अन्य देशों से पॉलिस्टर कपड़ों का शुल्क मुक्त आयात के कारण पहले से ही परेशानी का सामना कर रहा है। इससे वस्त्र क्षेत्र और अधिक प्रभावित हो सकता है। वस्त्र उद्योग क्षेत्र में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ने की संभावना है जो भारत के घरेलू कपड़ा निर्माताओं के लिए हानिकारक हो सकता है। इस्पात उद्योग को भी चीन से चुनौतियां है। अत्यधिक आयात घरेलू बाजार को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को नुकसान होगा क्योंकि देश में व्यापार संतुलन पहले से ही असंतुलित है। चाय, कॉफ़ी, रबर, इलायची एवं काली मिर्च के बागानों में एक शीर्ष निकाय ने कहा कि RCEP के इस क्षेत्र में स्थिति को और अधिक नुकसान होगा जो पहले से ही मंदी का सामना कर उत्पादों में तीव्र प्रतिस्पर्धा होगी और देश के आयातों में संभावना के समय बढ़ेगी। मौजूदा समझौतों को सुदृढ़ करना, आसियान, जापान और कोरिया के साथ व्यापार एवं निवेश समझौते, साथ ही मलेशिया एवं सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। भारतीय उत्पादों के मौजूदा बाजार के साथ साथ अन्य देशों जहां भारत का कम निर्यात हो वहां भी उत्पादों की मार्केटिंग की जानी चाहिए। भारतीय उद्योग जिनका इन बाजारों में व्यवसाय है वो लक्षित प्रचार रणनीतियों से लाभ मिल सकता है। यदि भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी हो उन्हें वरीयता दी जाए। अफ्रीका एवं तेजी से विकसित होने वाला महाद्वीप जिसकी निर्यात में हिस्सेदारी लगभग 9% है तथा लैटिन अमेरिका भी वर्तमान निर्यात का 3%। यहाँ निर्यात बढ़ाकर भारत लाभान्वित हो सकता है। पश्चिम एशिया भी विस्तृत होता एक बाजार है जहाँ भारत निर्यात से लाभान्वित होता है। भारत को निर्यात रणनीति के लिए दो तरफा दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पहला, घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, लक्षित प्रचार गतिविधियों को शुरू करना और दूसरा, दोनों पर ध्यान केंद्रित करना। विशेष रूप से भूमि, श्रम और पूंजी बाजारों में आर्थिक सुधार होने चाहिए।
यह समग्र विनिर्माण निवेशकों को आवश्यक प्रोत्साहन करने का। घरेलू विनिर्माण के लिए व्यापार की लागत कम करना, सही बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करना, सीमाओं पर तेजी से और अधिक कुशल व्यापार सुविधाएं सुनिश्चित करना आदि। निर्यात लक्ष्य में वृद्धि की बात करें तो अपने निर्माताओं और निर्याताओं को बाजार के बारे में जानकारी प्रदान करना, विशेष रूप से छोटे उद्यमों को विपणन प्रयासों के माध्यम से सहायता करना, प्रतिबंध एजेंसियां बनाना एवं विदेशी में पेशेवर विपणन विशेषज्ञ युक्त कार्यालय स्थापित करना जो निर्यात को बढ़ावा दे तथा संपूर्ण विश्व में प्रमुख बाजारों में भारतीय निर्यातकों के साथ खरीदारों को जोड़ने का काम करना। देश को विभिन्न मंचों पर अपने हितों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। देखा जाए तो RCEP के 12 सदस्यों के साथ भारत के पहले ही व्यापार और निवेश समझौते हैं, अतः IRCEP सदस्यों के साथ निर्यात बढ़ाने का मार्ग अभी भी खुला हुआ। अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में नए अवसरों की खोज करते हुए मौजूदा समझौते का बेहतर ढंग से उपयोग हमारे बाजारों के साथ हमारे निर्यात में भी विविधता लाएगा। तो ये थी RCEP से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।